तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर शुरू किया था और देखा था फैराडेज लॉ क्या होता है और लेंज लॉ क्या होता है ना। और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ, इनके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल कुछ किए थे लास्ट क्लास। ठीक है, आज के क्लास में हम और एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का, जो कि है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, पहले इसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से छोटे छोटे फॉर्मूला बनते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू तो बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं इस टॉपिक से, तो अच्छे से समझना। मान लो मेरे पास एक लोहे का, आयरन का फ्रेम है, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। एक आयरन का फ्रेम है जो कि इस तरीके का है और वो इसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप में है ऐसे रख दिया। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, एक आर्म रेक्टेंगुलर, अभी तो ये रेक्टेंगुलर कंप्लीट नहीं है, एक रेक्टेंगुलर आर्म जो इस तरफ वाला आर्म है उसको मैंने मूवेबल रखा। मूवेबल रखा मतलब ये जो ब्लू कलर में मैंने जो आर्म डाला हुआ है ये फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड नहीं है का मतलब क्या है, इस आर्म को मैं ऐसे मूव करवा सकता हूं। ठीक है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो है इस तरफ, मतलब इस फ्रेम से वो बाहर नहीं जा सकता और इधर तक मैक्सिमम इतना तक आ सकता है। ठीक है, अब इसी फ्रेम को मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं। ठीक है, जो कि मान लो ऐसे है, क्रॉस, ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको, इस रेक्टेंगल को थोड़ा नामकरण कर देते हैं, इसको P, ये वाला हो गया मान लो Q, ये हो गया R, ये मान लो R इस तरफ, और ये हो गया S। ठीक है, जो इसका लेंथ है या बोल लो विड्थ है, जो भी आप बोलना चाहो, मान लो मैंने ले लिया इसको L। ठीक है, इसका जो लेंथ है मैंने मान लिया L है। और जब मैं, अब इसको समझना बात को, मैं अगर कोई भी इंस्टेंट पे इसको इस तरफ मूव करवाता हूं, इस रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूं विथ ए वेलोसिटी मान लो स्मॉल v, विथ ए वेलोसिटी मान लो स्मॉल v, तो मान लो इस रॉड को मैं मूव करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आया। ठीक है, जब मैं इस रॉड को इधर से इधर तक लेके आया, इसको बात को समझना। अब जब ये रॉड इधर था तब इस लूप के अंदर मान लो 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे होंगे। अब मान लो जब इसको मैंने शिफ्ट करके इस तरफ लेके आया, मतलब मैंने इसका डिस्टेंस घटाया मतलब इसको अंदर के अंदर की तरफ मूव करवाया, तो अब इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस लूप के अंदर होगा, क्या वो 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा? जरा बताओ आंचल। जब मैं इस रॉड को इधर से इधर लेके आऊंगा, पहले इसको समझना बारीकी से। जब रॉड इधर है, जब रॉड इधर है, ये वाला मान लो नहीं है, जब इधर है इस लूप के अंदर, मतलब ये वाला जो लूप है, इस लूप के अंदर अगर 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहे होंगे और जब मैं इस रॉड को मूव करवा के इस पोजीशन पे ले आया, तब इसके इस लूप के अंदर 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहे होंगे, उससे कम जा रहे होंगे या उससे ज्यादा जा रहे होंगे? उससे कम जा रहे होंगे। तो मतलब जब मैं इस आर्म को मूव करवा रहा हूं तब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर चेंज होगा तो यहां पे क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो देखते हैं कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है।
ठीक है, तो मान लो एट एनी इंस्टेंट मैं अगर इस पोजीशन पे लेके आया और इसको मूव करवा रहा हूं मैं कैसे, v वेलोसिटी से, ठीक है। यहां पे एट एनी इंस्टेंट अगर ये डिस्टेंस हो गया x, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट अगर ये डिस्टेंस x हो गया तो फ्लक्स कितना होगा, एट एनी इंस्टेंट फ्लक्स या फ्लक्स लिंक्ड विथ द लूप मेरा कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होता था ना, फाई इक्वल टू बी इंटू ए, ये होता था, बी ए कॉस थीटा होता था। अब कॉस थीटा अगर मैं डाल दूं यहां पे, अब ये अगर एरिया है, ये एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, और अगर बोर्ड के अंदर जा रहे हैं और ये एरिया है तो थीटा मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 हमारा कितना होता है, यहां पे थीटा मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 मेरा कितना हो गया 1, तो देयरफॉर फ्लक्स मेरा कितना हो गया B इंटू ए, ये बन गया। अब एरिया इसका कितना हो जाएगा, इस लूप का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ है L और विड्थ है x, तो दैट विल बी इक्वल टू B इंटू L इंटू x, होगा या नहीं होगा। तो कोई भी इंस्टेंट में एट एनी इंस्टेंट फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस लूप, अब तुम बोलोगे सर मैं लूप को या ये जो आर्म है इसको अगर इधर रखता या फिर इधर रखता, आप कोई कहीं पे भी रखो, ये x मैं उसी हिसाब से ले रहा हूं, आप इधर लेके आए तब भी मैं वो डिस्टेंस x लेता, आप इधर रखते तब भी मैं डिस्टेंस x लेता। अब कोई भी इंस्टेंट में आपका जो लेंथ, कौन सा लेंथ होगा, जो लेंथ इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर रहा वही लेंथ को लेना है। तो फ्लक्स मेरा कितना हो गया, फाई हो गया बी एल इंटू एक्स, होगा या नहीं होगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। चलो अब ईएमएफ, फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फैराडे साहब क्या बोले थे, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, होता है या नहीं होता, माइनस साइन, विथ ए माइनस साइन। या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर देखें तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ, फ्लक्स के जगह पे बी एल एक्स डाल दो, बी एल इंटू एक्स डाल दिया। बी कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड जो इधर होगा, एल भी कांस्टेंट है, लेंथ, ये वाला लेंथ कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, एक्स चेंज हो सकता है, आप जैसे जैसे ये रॉड को मूव करोगे वैसे वैसे ये एक्स चेंज होगा, तो बी एल कांस्टेंट बाहर आ गया, माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी, यह आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब अगर हम थोड़ा छोटे क्लासेस में जाए, dx बाई डी टी क्या होता है, dx बाई डी टी, चेंज इन x क्या है, ये डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो क्या मैं इसको माइनस बी एल इंटू माइनस वी लिख सकता हूं। अब बोलोगे सर ये माइनस वी क्यों आया, वी क्यों नहीं आया, dx बाई डी टी तो v होता है। हाँ आप सही सोच रहे होगे, dx बाई डी टी v होता है, लेकिन यहां पे अगर आप देखो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब जैसे जैसे आप इसको इस तरफ मूव कर रहे हो, ये x क्या हो रहा है, ये x घट रहा है, छोटा हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन दे दिया गया, क्योंकि डिस्टेंस या इसको मूव करवाने पे, इस डायरेक्शन पे मूव करवाने पे डिस्टेंस घट रहा है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाते, दूर लेके जाते, तो ये पॉजिटिव v होता। तो एज बिकॉज हम यहां पे क्या ले रहे हैं, एज बिकॉज डिस्टेंस x इज डिक्रीजिंग, तो v के सामने क्या लग गया, एक माइनस साइन लग गया।
तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दैट विल बी बी एल इंटू वी, जो कि ईएमएफ का हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। और इसी ईएमएफ को या इसी ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ क्यों बोला जाता है? मोशनल ईएमएफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस रॉड के मोशन होने पे, मतलब मूव करने पे, यहां पे ईएमएफ या करंट बन रहा है। इसीलिए इस ईएमएफ, जो ईएमएफ यहां पे बना, उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, इस पे और भी बहुत सारे बातें हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लो पहले। यहां पे देखो, ये जो ईएमएफ बना, अब ईएमएफ अगर बन रहा है तो जाहिर सी बात है इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा ना। और करंट इक्वल टू कितना होता है? करंट, मान लो ये जो आर्म है, कौन सा आर्म? क्यू आर, जो मूव कर रहा है उसी का आर्म। लेट रेजिस्टेंस ऑफ क्यू आर क्या है? मूवेबल आर्म, जो भी मूव कर रहा है, मूवेबल आर्म, ये कितना है? मान लो आर। और एंड रेजिस्टेंस ऑफ जो बाकी सारे आर्म्स हैं, मतलब पी क्यू, पी एस और एस आर, रेजिस्टेंस ऑफ अदर आर्म्स, अगर आर मैं नेग्लिजिबल मान लू, मतलब उसका मैं मान लू उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस आर। अगर इन सबका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया, बस इस आर्म का रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो गया, तो करंट मेरा कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू ई बाय आर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब ये जो करंट बना, इस करंट का डायरेक्शन किधर होगा? करंट फ्लो कैसे करेगा? ऐसे फ्लो करेगा या ऐसे फ्लो करेगा? तो उसको समझने के लिए हमें चाहिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, अब राइट हैंड रूल को जरा समझते हैं। अब इससे पहले भी हम फ्लेमिंग का और एक लेफ्ट हैंड रूल समझे हुए हैं, और अगर ये आपको याद हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता था? फादर मदर चाइल्ड। अगर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, सॉरी राइट हैंड, हाँ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम क्या निकालते थे? हम फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है ना, लेफ्ट हैंड रूल में। अब इसको दिमाग में बैठाना, जब दो दो रूल हो जाते हैं कंफ्यूजन होता ही होता है, कभी कभी मुझे भी हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, दिमाग में रखना। लेफ्ट हैंड हमें इस्तेमाल क्यों होता है? लेफ्ट हैंड हमें इस्तेमाल तभी होता है जब करंट मिला हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो और फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, तब हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर हो तो साइड में लिख लेना, FLR मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब इस्तेमाल होगा? फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है। अब यहां पे हमें इस वाले केस में या राइट हैंड रूल हमें क्या बोलता है? राइट हैंड रूल बोलता है अगर आपको फोर्स पता है, फोर्स का डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, देन आप करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो, और उसी को इस्तेमाल करेंगे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है? FRR या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके हमें करंट का डायरेक्शन निकालना है। तो करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें जैसे लेफ्ट हैंड रूल में क्या याद किया था? फादर मदर चाइल्ड, वही सेम चीज इस तरफ है, फादर मदर चाइल्ड। मतलब अगर फोर्स या जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, फोर्स का डायरेक्शन आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा, M मिडिल जो
इंडेक्स फिंगर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा और जो मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो राइट लेफ्ट हैंड रूल में आपको करंट इंडेक्स पता होता था, मिडिल पता होता था, आप थंब निकालते थे। यहां पे आपको थंब पता है, इंडेक्स पता है, आपको मिडिल फिंगर निकालना है। ठीक है, तो यहां पे करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो वही सेम चीज है, इस तरफ भी फादर मदर चाइल्ड, इस तरफ भी फादर मदर चाइल्ड, दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? लेफ्ट हैंड में हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और राइट हैंड में हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इस वाले केस में अब हम करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, है ना, और मूव ऐसे कर रहा है, तो करंट कहां जाएगा? नीचे के डायरेक्शन में। मतलब जो आई का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे मूव करेगा। ये हो गया आपका आई का डायरेक्शन। समझ में आया या नहीं आया कैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाएगा? चलो, तो और एक बार बोल देता हूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होता है किसके लिए? फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। और राइट हैंड रूल क्यों इस्तेमाल होता है? करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना, एग्जाम में जरूरत होगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो और आगे चलेंगे। अब इसी में और कुछ चीजें देखते हैं जो समझने वाला पार्ट है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उसको भी देखते हैं। देखो, अब यहां पे हमें करंट मिला या नहीं मिला? करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, और तो इस रॉड पे फोर्स तो लगना चाहिए या नहीं? अगर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, यहां पे चाहे वो कोई भी करंट हो, इंड्यूस करंट हो या कोई भी करंट हो, अगर करंट बन रहा है तो जाहिर सी बात है वो इस कहीं ना कहीं फोर्स तो लगा रहा होगा, कहीं ना कहीं, मतलब इस मूवेबल आर्म पे फोर्स तो लगा रहा होगा या नहीं होगा? तो फोर्स ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड करंट ऑन दिस मूवेबल आर्म कितना होगा वो निकालते हैं। फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट कितना लग रहा होगा? फोर्स F इक्वल टू कितना पता है? BIL साइन थीटा, और ये थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अब अगर देखें, करंट का डायरेक्शन ऐसे है नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे दिख रहा होगा कुछ, करंट अंदर की तरफ नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ, तो थीटा यहां पे हो गया 90 डिग्री। तो साइन 90 मेरा कितना हो गया? अब यहां पे अगर हम देखें BIL साइन 90, तो F मेरा कितना हो गया? BIL, ये हो गया, होगा या नहीं होगा? अब करंट हमने यहां पे कितना निकाला है? I इज इक्वल टू EMF बाय R। तो मैं अगर यहां पे करंट के जगह पे EMF बाय R डाल दूं इंटू B इंटू L, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और ये L क्या है? L हमारा लेंथ ऑफ दिस मूवेबल आर्म, ये है, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और अभी हमने EMF का फॉर्मूला निकाला था, क्या? BLV, ये निकाला था कुछ देर पहले। इस EMF का वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा? BLV बाय R इंटू B इंटू L, तो ये कितना हो गया? B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, ये हो गया। तो फोर्स जो इस मूवेबल आर्म पे लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, और V क्या है? जिस वेलोसिटी से आप इसको मूव करवा रहे हो। तो अगर आप उसको इस वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो, तो जाहिर सी बात है
आप एक फोर्स लगा रहे हो तभी जाके ये मूव कर रहा है ना, ऐसे तो नहीं अपने आप मूव करने लगेगा, ऐसा तो नहीं है। आप मूव धक्का लगाओगे, इसको मूव करोगे तभी तो ये मूव करेगा। और अगर आप इसको v वेलोसिटी से इस तरफ फेंक रहे हो या शिफ्ट करवा रहे हो तो ये इस इंड्यूस करंट की वजह से आपको एक ऑपोजिशन या ऑपोजिट फोर्स दे रहा होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, b स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय आर के बराबर होगा। तो ये जो फोर्स हमने निकाला ये हम एक्सपीरियंस खुद कर सकते हैं अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो। कैसे? अगर आप इसको v वेलोसिटी से मूव करोगे, इस करंट, इंड्यूस करंट की वजह से वो आपको एक ऑपोजिशन या ऑपोजिट फोर्स देगा जो इस रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश कर रहा होगा। तो अगर आप इसको इस तरफ मूव करवा रहे हो तो ये करंट इस रॉड को इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये क्या, कौन सा फोर्स होगा, फोर्स या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन of the force will be opposite to the direction of velocity। जो वेलोसिटी आप दे रहे हो, जितना फोर्स आप दे रहे हो। समझ में आया या नहीं आया? चलो अब इसमें अगर आप फोर्स दे रहे हो तो पावर भी लगा रहे हो ना। तो अगर आप कोई चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप में से पावर या एनर्जी का खर्चा हो रहा होगा, जो कि पावर है। तो पावर आप कितना लगा रहे होगे इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाने में? तो उसको लिख देते हैं, समझ लेते हैं। पावर प्रोवाइडेड टू द आर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो तो कितना पावर आप उस पे दे रहे होगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये एक फॉर्मूला है। और फोर्स कितना है, b स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय आर, यहां पे लगा दो। तो b स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय आर इंटू v विच इज ऑल्सो इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाय आर। तो आप कितना पावर लगा रहे हो इस रॉड को मूव करवाने में, इतना पावर लगा रहे हो। कितना, b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाय आर। अब देखो यहां पे इसको इसे मूव कर रहे हैं, ये हमें एक ऑपोजिट फोर्स दे रहा है जिसकी वजह से ये रॉड इस तरफ भी जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है ना, ये वाला जो फोर्स है। तो यहां पे जो धक्कम धक्का चल रहा है तो एनर्जी कुछ लॉस भी तो हो रहा होगा, या पावर हीट के फॉर्म में रिलीज भी तो हो रहा होगा, क्योंकि करंट भी फ्लो कर रहा है। और अगर करंट फ्लो करेगा तो एनर्जी डिसिपेट तो होगा ही होगा। तो पावर डिसिपेटेड एज जूल या एज लॉस, पावर डिसिपेटेड एज हीट लॉस कितना हो जाएगा। हीट लॉस के वजह से पावर कितना खर्चा हो रहा होगा, पावर इक्वल टू कितना होता है, या P, इसको J लिख दो क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है ना। तो PJ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, होता है ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। तो PJ इक्वल टू कितना होता है, I स्क्वायर बाय I स्क्वायर इंटू आर। और I स्क्वायर कितना है, I कितना है, करंट कहां निकाल रहे थे, हाँ I यहां पे कितना था, I इक्वल टू EMF बाय आर, ये निकाले थे। और EMF इक्वल टू क्या था, BLV, तो BLV बाय आर ये था। तो I के जगह पे हम क्या डाल देंगे, BLV बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये कितना हो गया, B स्क्वायर एल स्क्वायर V स्क्वायर बाय आर, ये होगा या नहीं होगा। ये आर का स्क्वायर हो गया, ये आर और एक आर कट गया तो बचा एक आर। तो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से जो हीट एनर्जी खत्म हो जा रहा है वो कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। अब एक मजेदार सी चीज देखो,
जितना फोर्स आप लगा रहे हो, जितना फोर्स आप लगा रहे हो या जितना पावर आप लगा रहे हो, पावर प्रोवाइडेड टू द आर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स, आप जितना फोर्स पावर लगा रहे हो और जितना एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रहा है, वो दोनों बराबर है या नहीं है? दिख रहा है? ये भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, और ये भी हीट लॉस की वजह से बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, दोनों सेम है या नहीं है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है एज पीजे इज इक्वल टू पी, जो पी यहां पे है और ये पीजे बराबर है, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो इसको मूव करवाने में, पहले वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? करंट एनर्जी में, या करंट एनर्जी में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में पहले कन्वर्ट हो, मतलब पहले जो आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो इसको मूव करवाने में, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इससे यह पता चलता है क्या? Pj इज इक्वल देयरफॉर द मैकेनिकल एनर्जी, कहां लिखे? अच्छा यहां से हटा रहा हूं, ये वाला साइड लिख चुके हो। Pj इज इक्वल टू P द मैकेनिकल एनर्जी इज फर्स्ट converted to electrical energy, then to heat energy, और इससे यह भी पता चलता है कि hence it follows, क्या फॉलो करता है? It follows conservation of law of conservation of एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी ये फॉलो करता है। समझ में आया या नहीं आया? इमोशनल ईएमएफ में हम कुछ और चीजें देखेंगे। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि एक रेक्टेंगुलर लूप था, ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप था, और ये वाला जो रॉड है इसको मूव कर रहे थे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, है ना? अब इसमें मैं थोड़ा हल्का सा चेंज करता हूं। क्या चेंज करता हूं? पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मान लो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है? बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं? मैं एक रॉड लेता हूं जिसका लेंथ मान लो L है, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर देता हूं, ठीक है? फिक्स कर देता हूं। अब इस रॉड को मैं क्या कर सकता हूं? इस रॉड को मैं आज बिकॉज ये पॉइंट फिक्स हो गया, इसको मैं ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं? हुआ ना? गाड़ी के कांटे के जैसा घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा। मान लो ये ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा वेलोसिटी से इसको मैंने घुमाया, ठीक है? और इसका लेंथ मान लो मैंने ले लिया L, ये हो गया L, और इसको ओमेगा वेलोसिटी से मैंने मूव करवाया। कैसे मूव करवाया? ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे घुमाया, और जब ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तब भी जो फ्लक्स है, फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा। मतलब जब वो, मान लो इसको ऐसे समझना, अगर ये इनिशियल पोजीशन है ऐसे, इसको मैंने एस पोजीशन पे लाया, जब ये पूरा सर्कल है मान लो 100 मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, अब इसको जब इसको ऐसे घुमा दिया, अब इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा होगा? 100 से कम जा रहा होगा, जैसे कि वही रॉड में हो रहा था या फिर रेक्टेंगुलर फ्रेम में हो रहा था। यहां पे मैंने बस क्या किया, एक रॉड ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में घुमाया।
अब अगर सर्कुलर पाथ में घुमाया तो यहां पे ईएमएफ या करंट कितना बनेगा और ईएमएफ कितना बनेगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो मान लो लेट जो रॉड है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, लेट द रॉड टेक्स टी टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन खत्म करने के लिए मान लो उसे कैपिटल टी टाइम का टी टाइम लगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इंटू ए। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब बी हो गया बी, और ये जो सर्कल है पूरा सर्कल है, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई इंटू एल का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो फ्लक्स जब इसमें से जा रहा है एट एनी इंस्टेंट, ये कहीं पे भी एट एनी इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, एट एनी इंस्टेंट कोई भी टाइम पे ले लो, तो फ्लक्स मेरा कितना हो जाएगा, बी इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, होगा। और ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है, ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है। तो ये कितना हो गया, माइनस डी बाय डी टी, और यहां पे फाई कितना है, बी पाई एल स्क्वायर, ये हो गया, होगा या नहीं होगा, डी फाई बाय डी टी। अब इस टोटल मैंने क्या बोला, एक रॉड पूरा सर्कुलर मोशन करने में कितना टाइम ले रहा है, कैपिटल टी टाइम ले रहा है। तो देयरफॉर मेरा जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, बी इंटू पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टी। अच्छा ये समझ नहीं पाए होगे, देखो इसको ऐसे समझते हैं। ईएमएफ जो है इसका डेफिनेशन हमारा क्या होता था, ईएमएफ हमारा क्या होता था डेफिनेशन में, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता था। तो चेंज इन फ्लक्स मेरा कितना हो गया, एक राउंड में, जब एक राउंड में उसने कितना एरिया कवर किया, पाई एल स्क्वायर। तो चेंज इन फ्लक्स मेरा कितना हो गया, बी इंटू पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया, टी, ये हो गया। तो ईएमएफ मेरा कितना हो गया, ईएमएफ हो गया मेरा बी पाई एल स्क्वायर बाय टी। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू कितना होता है, 1/t होता है या नहीं होता। तो यहां पे मैं ईएमएफ को और क्या लिख सकता हूं, बी पाई एल स्क्वायर इंटू एफ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। यह मेरा और एक फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमने और एक भी फॉर्मूला पढ़ा है, 2 पाई, सॉरी फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू हमने और एक भी फॉर्मूला पढ़ा है जो कि है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये भी पढ़ा हुआ है। तो इस एफ के जगह पे ओमेगा अपॉन 2 पाई डाल दो, तो ईएमएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी पाई एल स्क्वायर इंटू ओमेगा बाय 2 पाई। तो पाई पाई गेट्स कैंसिल, तो ईएमएफ इक्वल टू कितना आ गया, ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2 आ गया। अब तो ईएमएफ जब एक ये जो रॉड है जिसका लेंथ एल है वो अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विथ ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा क्या है यहां पे, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, अगर ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द सर्कुलर मोशन तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, 3 फॉर्मूला यहां पे लिख के दे दिया है। इसी के बेसिस पे एमसीक्यू पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है मोशनल ईएमएफ में, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर वाला वो कॉमन है, वो पूछा जाता है,
लेकिन अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाना है तो इस टॉपिक से, या जो सर्कुलर मोशन वाला रॉड वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे पता है अगर आपके थ्योरी बुक में आप पढ़ोगे, ये थ्योरी बुक में नहीं होगा, या अगर बुक में आप पढ़ोगे तो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कहीं पे गिवन होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो। पूछे जाते हैं, चाहे आप एंट्रेंस की बात करो, चाहे बोर्ड में क्वेश्चन की बात करो, इसके टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्टली ये जो रॉड अगर घूमता है सर्कुलर पाथ पे, उसके बेसिस पे पूछा जाता है। ठीक है, और करंट अगर निकालना हो तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, EMF बाय R। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड। तो EMF पता है, कोई भी वैल्यू में डाल दो और निकाल लो। तो मैं नीचे वाले में डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू BL स्क्वेयर ओमेगा बाय 2R, सॉरी बाय R, ये हो गया। ठीक है, तो ये करंट का फॉर्मूला आ गया, ये इंड्यूस्ड करंट आ गया जो इस रॉड में बनेगा। तो अगर अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक रॉड को आप सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो, तो उस रॉड में विथ स्पीड ओमेगा, तो उस रॉड में करंट इतना इंड्यूस होगा, कितना, 1/2 इंटू B इंटू L स्क्वेयर ओमेगा अपॉन R। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉपी में टिक मार के रख लेना, एमसीक्यू बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास इसी में ही और आगे चलेंगे, इस इमोशनल ईएमएफ को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें और भी बहुत सारे चीजें सीखेंगे जो कि छोटे क्लास में आपने जनरेटर अगर पढ़ा हो और एसी जनरेटर, उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास हम इसी चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।